बारे में आपको पूरी जानकारी जो है देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है IRCC की, उसके ऊपर, और वहाँ पर जाकर हम ये इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, आफ्टर दैट इमिग्रेट, और उसके बाद जो है हम केयर गिवर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि ये जो दोनों प्रोग्राम है, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर, ये दोनों ही केयर गिवर कैटेगरी के अंडर जो है दोनों फॉल करते हैं। और इसमें जब हम क्लिक करते हैं होम सपोर्ट वर्कर के ऊपर, तो हमारे पास होम सपोर्ट वर्कर की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले है क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो हमारे को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये जो क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस है, ये विद इन कनाडा होता है, ये कनाडा के अंदर। तो कनाडा के अंदर जब ये एक्सपीरियंस होता है तो उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। क्या हमारे पास कनाडा के अंदर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा हमारे पास अगर क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो 24 महीने से कम है, और तीसरा हमारे पास जो है 24 महीने का जो पूरा जो है वो वर्क एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर है। तो ये 3 कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जब हम यहाँ से जाते हैं नहीं होता है कनाडा के अंदर, तो हम सबसे पहले जो कॉलम के ऊपर है वो क्लिक करेंगे। इसके अंदर आ जाता है अबाउट दी प्रोसेस। प्रोसेस क्या है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम के अंदर जाने का, या होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ये बताया गया है, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर PR थ्रू द होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट और होम सपोर्ट वर्कर पायलट एज लॉन्ग एज यू मीट द अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। हम जो है इन दोनों जो प्रोग्राम है इसमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगर हम उनको पूरा फुलफिल करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है, जब भी हम अप्लाई करेंगे या तो हम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे, या हम होम सपोर्ट वर्कर के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या करना होता है, हमको जो है एक वर्क परमिट और एक जो है PR की जो एप्लीकेशन है, दोनों जो है वो इकट्ठी लगानी होती हैं जब हम इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर अगर हम जो रिक्वायरमेंट से अगर मीट करते हैं तो हम कनाडा में टेम्परेरी वर्कर के तौर के ऊपर वहाँ पर जा सकते हैं। ये जो वर्क परमिट हमको मिलता है वहाँ का, वो हमको ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्टेड वर्क ओपन वर्क परमिट मिलता है, और हमको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट नहीं मिलता। इसका मतलब है वहाँ पर जाकर हम अपना एम्प्लॉयर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपना व्यवसाय या ऑक्यूपेशन जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। और वहाँ पर जाकर हमको कम से कम जो है वो 24 मंथ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर के पास। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम वहाँ पर 24 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस जब गेन कर लेते हैं तो हम वो जो 24 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है उसको हम सबमिट करा देते हैं कनाडा गवर्नमेंट के पास, और हम जो है वहाँ पर जाकर PR की एप्लीकेशन को जो है वो लगा देते हैं, और हमारी वहाँ पर जो PR है वो हो जाती है। जब हम अप्लाई करते हैं, अगर हम वहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते हैं एज ए होम सपोर्ट वर्कर के अंदर, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं। अगर हमारा कोई बच्चा है तो उस बच्चे को हम स्टडी वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाता है, और अगर हमारा स्पाउस है तो स्पाउस को जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है, ओपन वर्क परमिट काम करने के लिए। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है, तो जेन्युइन वैलिड जॉब ऑफर जो है वो चाहिए होती है। दूसरा, आर एबल टू डू द जॉब, वो जो है काम कर सकता हो, फिजिकल कंडीशन उसकी ठीक हो, लैंग्वेज लेवल जो है उसने मीट किया हुआ हो, और उसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसकी वो फुलफिल करती हों, और एडमिसिबल टू कनाडा, और वो कनाडा के अंदर जो है वो एंट्री ले सकता हो, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या वो मेडिकल अनफिट ना हो। तो ये सभी चीज़ जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो फुलफिल करता है तो वो
कनाडा में एंटर कर सकता है। अगर हम जेन्युइन एंड वैलिड जॉब ऑफर के बारे में देखते हैं तो उसके लिए हमें वहाँ से एक वहाँ जेन्युइन वैलिड जॉब ऑफर जो है वो चाहिए होती है, और फुल टाइम की जो है जॉब ऑफर होनी चाहिए वो, जिसमें कोई व्यक्ति जो है 1 वीक के अंदर 30 आवर्स जो है वो पेड वर्क करता हो। जो एम्प्लायर है वो कनेडियन होना चाहिए, वो एम्प्लायर क्यूबिक से बाहर हो, क्यूबिक जो प्रोविंस है उससे बाहर हो, और वो जो एम्प्लायर है वो किसी भी एम्बेसी या हाई कमीशन के साथ रिलेटेड ना हो। तो उसको अगर असलियत में ही अगर किसी होम सपोर्ट वर्कर की जरूरत है तभी वह अप्लाई करे। तो इसके आगे अगर हम चलते हैं, हम जो होम सपोर्ट वर्कर का जो NOC है वो है 4412। उसके बाद अगर आगे चलें तो लैंग्वेज टेस्ट, तो अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हमको आइलेट्स में जो है 3 मॉड्यूल में जो है वो 5 बैंड चाहिए होते हैं, और एक मॉड्यूल के अंदर हमको 4 बैंड जो है वो चाहिए होते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमको ये नज़र आ जाएगा कि हमको लिसनिंग में 5, रीडिंग में 4, राइटिंग में 5 एंड स्पीकिंग में जो है 5 चाहिए होते हैं। तो ये जो है हमारी आइलेट्स की जो है रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम इसको फुलफ़िल करते हैं तो हम होम सपोर्ट वर्कर में हम जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गेट योर एजुकेशन असेस्ड। तो जिस प्रकार की हम जानते हैं कि जो कनाडा है उसके अंदर 5 जो है एजेंसीज हैं जिनसे हम जो है वो अपने जो हमने क्वालिफिकेशन इंडिया से गेन की है उसको हम असेस करवा सकते हैं। तो वो वेरीफाई करते हैं ये जो क्वालिफिकेशन है कि ये क्वालिफिकेशन कनाडा वाले इसको कितने ईयर्स के इक्वलेंट मानते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 5 एजेंसीज जो है उनको रिक्रूट किया हुआ है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज, आईकास, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन सर्विसेज। तो इन 5 एजेंसियों में से किसी भी एक एजेंसी से हमको जो है वो अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स जो हैं वो असेस कराने पड़ते हैं, और वो जो है हमको साथ लगा के जो है वो भेजने पड़ते हैं एप्लीकेशन की, जो अब हम अप्लाई करते हैं। तो हम उन्हें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कनाडा के अंदर से कर रहे हैं या कनाडा के बाहर से कर रहे हैं, आउटसाइड कनाडा कर रहे हैं। तो हम जो है वो आउटसाइड कनाडा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको एक वैलिड जॉब ऑफर चाहिएगी। और उसके बाद जब हम अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं तो कुछ जो फार्म है वो हमको चाहिए होते हैं। उसके लिए हम अपनी जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लेंगे, और उसके अंदर से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो फार्म चाहिए होते हैं वो फार्म जो है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस जो है उसको सबमिट कराएंगे। इसके अंदर राइट ऑफ परमानेंट फ़ीस जो है वो सबमिट होगी, बायोमेट्रिक की फ़ीस जो है वो सबमिट होगी। उसके बाद ये सभी जो फीसें हैं हम इसको ऑनलाइन जो है उसको पे करेंगे। अगर हमें थर्ड पार्टी फ़ीस पे करनी है तो उसके लिए हम मेडिकल एग्ज़ाम की फ़ीस पे करेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो हम उस लेके देंगे, लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करेंगे, और ECA जो है हमको वो करानी पड़ेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी जो है हमारे साथ जो है वो जा रही है, जैसे थर्ड पार्टी में हमारा कोई भी जो स्पाउस है या हमारे जो हैं वो साथ कोई भी जो चाइल्ड है वो जा रहा है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट कर देंगे हम, जब सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन हमारे पास प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, फिल आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एंड साइन देम। उसको साइन करो, अपनी फीस पे करो। एप्लीकेशन जो है आपकी वो प्रोसेसिंग के लिए उनके पास पहुंच जाएगी, और उसको जब हमने चेक करना हो तो हम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर हमें अपना एड्रेस चेंज करना है या अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो उसके बारे में भी जो जानकारी है वो हम IRCC को टाइम के टाइम देंगे।
डिसीजन ऑन योर वर्क परमिट एप्लीकेशन। तो जब हमारी वर्क परमिट एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन आ जाएगा तो यहाँ हमारी जो वर्क परमिट जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो हमको जो है एक वहाँ से लेटर आएगा। लेटर के बाद जो है वो हमको इनविटेशन लेटर जो है भेजेंगे और हम जो है वहाँ पर चले जाएंगे। अगर सपोज दैट अगर हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग नहीं होती तो हमको वो मेल दोबारा जो है वो बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ हो गई है। तो उसके बाद गेट योर वर्क एक्सपीरियंस, जब हम वहाँ पर चले जाते हैं तो हमको 24 मंथ के जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत होती है। अगर जब हम वो पूरा कर लेते हैं, पूरा करने के बाद हम वहाँ पर पीआर की जो एप्लीकेशन है लगा देते हैं। सबसे पहले जाकर हमको वहाँ पर सोशल इंश्योरेंस नंबर SIN जो है वो इशू करवाना होता है, जो कि सर्विस कनेडा ऑफिस में इशू होता है। और उसके बाद जब भी हम वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर लेते हैं और पीआर की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके अंदर हमको अपनी जॉब ऑफर, अपनी पे स्लिप्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी और जो अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है पीआर की लगाने के वक्त जो है साथ में उसके पीआर की एप्लीकेशन के साथ में देनी पड़ती है। और उसके बाद ये जो एडमिसिबल टू कनाडा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमें पूरी करनी होती हैं। डिसीजन जो है हमारी पीआर के ऊपर, अगर पीआर के ऊपर जो डिसीजन है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है 7 और 8 मंथ के बीच में जो है वो डिसीजन जो है हमारी पीआर के ऊपर जो आ जाता है। तो ये था दोस्तों सारा प्रोसेस। अगर हमारी पीआर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, वी विल सेंड यू ए लेटर एंड आपको बताएंगे टेल यू वाई ये आपकी पीआर की जो एप्लीकेशन है क्यों रिफ्यूज़ हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगी हो तो आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।